माई सेल्फ भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों आज हमारा जो है 11th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से आप पढ़ेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हमारा चैप्टर का नाम है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एटम की खोज किसने की, एटम को किसने डिस्कवर किया, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ठीक है, एटम होता क्या है और एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं, इन सब के बारे में हम मतलब एटम की पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आज पूरा ध्यान रखना, ठीक है। देखो बच्चों जो हमारा चैप्टर 2 है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है बच्चों किसी भी चैप्टर का। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसलिए इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा करें। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स 400 BC। मतलब जो एटम के बारे में है जो हमारे अर्ली जो इंडियन और जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने 400 BC में ही क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था कि एटम के बारे में बता दिया था कि एटम जो है वो होता है। क्लियर है? तो मतलब जो हमारे अर्ली जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने 400 BC में ये बता दिया था कि एटम जो है वो होता है, ठीक है। Who were the view that atoms are the fundamental building block of matter। और उन्होंने ये भी देखा, उन्होंने ये भी पाया कि जो एटम है वो किसी भी मैटर का क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी जो मैटर बना है वो किससे बना है, एटम से बना है। किससे बना है? एटम से बना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार, द कंटिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। अगर हम क्या करें, किसी भी मैटर का सब डिविजन करते जाएं, उसको तोड़ते जाएं, तो एंड में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा बच्चों, एटम कहलाएगा। विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, और उस एटम को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। The word atom has been derived from the Greek word atomio। जो वर्ड एटम जो ड्राइव किया गया है ना, वो कहां से ड्राइव किया गया है, जो आपका ग्रीक वर्ड है एटोमियो, वहां से ड्राइव किया गया है इसको। विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, जिसका मतलब है अनकटेबल यानी जिसको और नहीं काटा जा सकता, या नॉन डिविजिबल यानी जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े तो ये तो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आती है। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन यहां पे वापस रिवाइज हो जाएगी, यहां दोबारा दे रखी है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि डाल्टन थ्योरी का बहुत बड़ा यूज है एटम के स्ट्रक्चर में। क्योंकि सबसे पहले एटम के बारे में बताया किसने था, एटम के फेवर में किसने बोला था, डाल्टन साहब ने ही तो बोला था, है कि नहीं है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ये जॉन डाल्टन के थ्रू प्रपोज्ड किया गया था मॉडल, कब, 1808 में। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो मॉडल है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे क्या है, बेस्ड है। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं दोनों लॉज, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो है, जो एटम है वो मैटर का क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल होता है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम इज इनडिवाइडेबल, मतलब एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये मैं बता ही चुका आपको। एटम वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो, अनकटेबल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। मतलब प्रत्येक जो एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट जो होता है वो कंपोज्ड होता है, बनता है किससे, स्मॉल पार्टिकल से,
वो स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं? आपके एटम होते हैं। क्या होते हैं? आपके एटम होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट आर सिमिलर एंड डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको समझाई थी लाइन। जो एटम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो सिमिलर होते हैं। एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे आपको मान लो कि ये एलिमेंट है H2। अब इसके जो एटम है दोनों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, मतलब सिमिलरिटी दिखाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इनके मासेस भी सेम होंगे। एंड डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। और दूसरा कोई एलिमेंट ले लें जैसे O2, तो ये जो है, जो दूसरा एलिमेंट है O2, उसके जो एटम है उनसे क्या दिखाएंगे? डिफरेंस दिखाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो है क्या है? मास अलग होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। क्लियर है? तो जो सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के जो, मतलब किसी भी एलिमेंट के जो एटम है वो सिमिलर होंगे। किसी भी एलिमेंट के एटम जो है वो सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी दिखाएंगे। लेकिन इसके भी जो है, जो इस वाले एलिमेंट के भी जो एटम है वो भी आपस में सिमिलरिटी दिखाएंगे, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंस दिखाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एटम आर इंडेस्ट्रक्टिबल सो दैट दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स जो है इंडेस्ट्रक्टिबल, एटम्स को आप तोड़ ही नहीं सकते। इन्होंने कहा था ऐसा, इन्होंने कहा था ऐसा, जब कहा था तब की बात है ना? तो एटम जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता। अब जब तोड़ा नहीं जा सकता तो न तो आप उसको बना सकते हो, न ही आप उसको मिटा सकते हो। एटम्स कॉम्बाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और एटम जो है कॉम्बाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सब फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं बेटा, है ना? तो ये शॉर्ट में ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है। विद द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, these established that atoms are made of some subatomic particles। भाई जो डॉल्टन साहब ने क्या बोला था कि एटम आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता, ये बोला था ना डॉल्टन साहब ने तो। लेकिन जो 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या देखा गया कि ये जो एटम है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब एटम डिवाइडेड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। और ये कंसेप्ट जो है डाल्टन के जो कंसेप्ट था, डाल्टन की जो थ्योरी थी, उससे बिल्कुल क्या था? डिफरेंट था नहीं था? क्योंकि डाल्टन साहब ने तो बोला था भाई एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाने का मतलब है कि एटम तो डिवाइडेड हो रहा है। तो उनकी थ्योरी से बिल्कुल ये क्या था? अलग था। अब ये जो है डिस्कवरी कैसे हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अब इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे जे थॉमसन साहब ने करी थी। ठीक है, और हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन साहब ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? चैडविक साहब ने करी थी। साहब ही हैं अब तो, इन्होंने डिस्कवरी करी है तो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको आप थोड़ा शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि ETPGNC ये शॉर्ट फॉर्म है। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? चैडविक ने करी। तो ये आप शॉर्ट में याद रखने के लिए ट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे पहले बात की जाएगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। किसकी बात की जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात की जाएगी, है ना? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी, अभी मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बच्चों जब थॉमसन साहब ने करी तो कैसे करी? देखो थॉमसन साहब ने क्या किया, थॉमसन साहब ने एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ग्लास ट्यूब ली, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली। ये आपकी डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये आपकी डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है।
ये ग्लास ट्यूब ली इन्होंने, ये डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है पूरी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिक्स किए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रोड फिक्स किए। एक कैथोड, ये आपका कैथोड है, और ये आपका एनोड, ठीक है। अब एनोड इन्होंने कैसा लिया? परफोरेटेड एनोड लिया। कैसा लिया बेटा? परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छिद्र युक्त, जिसमें छेद हो रहे थे, ऐसा इन्होंने क्या लिया? एनोड लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? कैथोड को एक बैटरी ली हाई वोल्टेज की, उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, और जो आपका एनोड है, एनोड को किससे जोड़ा? एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। मतलब कैथोड को तो नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड को वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको क्या किया बच्चों? जोड़ दिया। क्लियर है? अब देखो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक वैक्यूम पंप भी इसमें लगाया, ताकि जो प्रेशर है वो क्या रहे? मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। यहां पे ये ग्रीन कलर की जो स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, ZNS स्क्रीन बोलते हैं जिसको। इसमें जिंक सल्फाइड का लेप रहता है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? इसमें इन्होंने इनर्ट गैस भरी। क्या भरी बच्चों? इनर्ट गैस। क्या करी? इनर्ट गैस भरी इस वैक्यूम, इस जो है ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या करा? इनर्ट गैस को फिल किया। अब फिल करके इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, लगभग कितना? 10,000 वोल्ट या उससे भी ज्यादा। बच्चों 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसका वोल्टेज भी कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। तो 10,000 वोल्ट तो कितना हो गया? समझो आप लोग। तो जब इन्होंने इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया लो प्रेशर पे, तो क्या हुआ? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई ऑब्जर्व हुई। अब जो ये रेज हैं ऑब्जर्व तो हुई, लेकिन ये रेज जो है किसकी तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी। तो इन्होंने ये पक्का प्रूफ करने के लिए क्या किया कि भैया वाकई में कैथोड से रेज निकल भी रही है या नहीं निकल रही है। तो इन्होंने ये कंफर्म करने के लिए एनोड को कैसा कर दिया? परफोरेटेड कर दिया, और उसके पीछे ZNS स्क्रीन यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। अब देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाने से क्या हुआ? फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है बेटा? फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिस पर अगर कोई रे टकराती है तो वो स्क्रीन क्या करती है? चमक जाती है। वो स्क्रीन क्या होती है? चमक जाती है, लाइट दिखाती है। तो उन्होंने कहा अगर इसमें से रेज निकल रही होंगी कैथोड में से, तो वो यहां पे इस परफोरेटेड एनोड में से निकलकर, इस परफोरेटेड एनोड में से निकलकर इस ZNS स्क्रीन से टकराएगी, और टकराने पर क्या होगा? टकराने पर लाइट जो है वो डेवलप होगी। तो लाइट डेवलप हुई बच्चों, लाइट बनी। तो इससे ये क्या प्रूफ हुआ कि कैथोड से वाकई में रेस निकल रही थी, और कैथोड से जो रेस निकल रही थी वही क्या थी बेटा? कैथोड रेस थी, थी कि नहीं थी? अब देखो ये जो कैथोड रेस है, इन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो बाद में ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रेस है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ही। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? डिस्कवरी हो गई बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा इसको थोड़ा पढ़ें। वैसे मैंने आपको सारा समझा दिया, लेकिन फिर भी in a discharge tube at a low pressure and high voltage, some visible rays moved from negative cathode to positive electrode, जिसको आप क्या कहते हैं? एनोड। यानी जब डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे कुछ विजिबल रेज जो है मूव करती हैं नेगेटिव कैथोड, मतलब जब डिस्चार्ज ट्यूब में आप लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कुछ इनविजिबल रेज, यहां पे इनविजिबल करना, इनविजिबल रेज, क्योंकि वो तो इनविजिबल थी ना, हमने उसको देखने के लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज किया, और हमने जो है मतलब क्या किया? एनोड को परफोरेटेड भी किया।
तो इनविजिबल रेज जो है वो मूव करती हुई दिखाई देती है, कहां से, नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर। द फ्लो ऑफ करंट कैन बी चेक्ड बाय मेकिंग होल इन एनोड। जो फ्लो है करंट का वो चेक किया गया किसमें, एनोड में होल करके, जो मैंने आपको समझाया सही। एंड बिहाइंड एनोड यूज फोस्फोरेंट मटेरियल, फोस्फोरेंट मटेरियल यानी जेडएनएस का यूज किया गया, जेडएनएस स्क्रीन का यूज किया गया, है ना। तो इसका यूज किया गया फोस्फोरेंट मटेरियल, जेडएनएस स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसको आप कहते हैं। रेज कोस ब्राइट स्पॉट इन इट, और उन रेज ने क्या किया, इस जेडएनएस स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट को क्या किया, उत्पन्न किया, ठीक है। एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नॉन एज कैथोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। दैट इज वाई दीज रेज आर नॉन एज कैथोड रेज, इसलिए उससे निकलने वाली रेज भी क्या कहलाई, कैथोड रेज कहलाई, ठीक है। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। अब जो हमारी कैथोड रेज निकली, अब उसमें कुछ प्रॉपर्टियां थी, है कि नहीं। आप हैं, आप में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपके भी कुछ गुण हैं, मेरे अंदर भी कुछ गुण हैं, तो कैथोड रेज के अंदर कोई गुण नहीं होंगे क्या, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी क्या, तो प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल देखेंगे हम, है ना, देखना हमारा काम है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो प्रॉपर्टी जो होती है कैथोड रेज की वो कौन कौन सी होती है। कैथोड रेज कम्स आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ एनोड, मतलब ये जो है एनोड के सरफेस पर आती हैं कैथोड रेज, किससे, राइट एंगल से, बिल्कुल राइट एंगल से आती हैं, वो तो आप देख ही चुके हैं। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधी आती है कैथोड रेज। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और देखो अगर हम इन पे क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो ये रेज डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि ये होते तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये डिफ्लेक्टेड होंगे जब इस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं अभी अपन, चार्ज टू मास रेशो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का, उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफ्लेक्ट कर रही हैं इन रेस को। द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे चेंज्ड विद द चेंज इज वोल्टेज, जो वेलोसिटी होती है कैथोड रे की वो चेंज हो जाती है इसके वोल्टेज में चेंज होने के साथ। यानी हम अगर क्या करें, वोल्टेज को कम कर दें तो कैथोड रे की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, अगर हम क्या करें वोल्टेज को ज्यादा कर दें तो वेलोसिटी भी कैथोड रे की बढ़ जाएगी, ठीक है। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन कोलाइड विद मैटर, जो कैथोड रेज है वो प्रोड्यूस करती है हीट एनर्जी को जब वो मैटर के साथ कोलाइड करती हैं। देखो मैंने आपको बोला कि जो आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो गैस के पार्टिकल्स भी होंगे, तो गैस के पार्टिकल्स यानी उसको आप मैटर बोल सकते हैं। तो जब कोलाइड करती है या टकराती है कैथोड रेज उन गैसेस के पार्टिकल से, तो क्या होता है, हीट एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इट प्रूव्स दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी टकराने से, तो इसका मतलब ये है ना कि उनके क्या होती है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है कैथोड रेज के बाद। नो कैथोड रे इज प्रोड्यूस व्हेन ट्यूब वाज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, कोई कैथोड रे प्रोड्यूस नहीं होगी अगर हम क्या कर दें, जो हमारी ट्यूब है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, हम उसको क्या कर दें, इवैक्यूएटेड कर दें, यानी उसमें से अगर हम इनर्ट गैस को निकाल देंगे, उसको इवैक्यूएटेड कर देंगे, तो उसमें कोई भी जो है रे प्रोड्यूस होगी नहीं, है ना। दे कैन आयोनाइज गैसेस, और ये गैसेस को क्या करती है, आयोनाइज करती है, ठीक है। जैसे अब इसमें हम कौन सी गैस भरें, हाइड्रोजन गैस भरें, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये H प्लस H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा आपके, जब ये आयोनाइज होगी गैस, तो ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी
इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मतलब जब भी H2 गैस पे कैथोड रेस टकराएंगी तो आपकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, यानी उसमें से क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब कहने का मतलब देखो यही था, कहने का मतलब यही था, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो कैथोड रे से ही डेवलप हो रहे हैं। कैथोड रे से कैसे डेवलप होते हैं बेटा, जब आपके क्या होता है कि जो कैथोड रेज निकलती है ना कैथोड से, तो वो बीच में जो आपकी गैसेस भरी हुई हैं, जो भी आपने गैस भरी है उससे टकराएगी, उससे टकराकर उसको क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी, और आयोनाइज करने पर आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसलिए फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते ही हैं, साथ साथ जो आपके कैथोड रेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन से ही बनी होती हैं। ठीक है, और अब जो ये आपके बाकी बचा हुआ जो है ये क्या है, आपका प्रोटॉन है कि नहीं है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो सेम ही है। अब देखिए, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब्स। जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड रे ट्यूब ही होती है आपकी। ठीक है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, पहले जो टीवी वगैरह आती थी डब्बे वाली हैं, तुम्हारे घर में तो शायद तुमने देखी भी नहीं होगी, है ना, हमने भी छोटे थे जब भी देखी थी, है ना, हम भी ज्यादा बूढ़े नहीं है ना। तो जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड रे ट्यूब से कैथोड रे ट्यूब ही होती है। ठीक है, एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरोसेंट ऑन स्क्रीन कोटेड फ्लोरोसेंट मटेरियल। और उसमें टेलीविजन पिक्चर किसका रिजल्ट होता है, टेलीविजन पिक्चर दिखना किसका रिजल्ट होता है, कि जो फ्लोरोसेंट, जो हमारी जो स्क्रीन है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड रहती है। ठीक है, इसलिए वो हमें टेलीविजन में पिक्चर दिखाई देती है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ कैथोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इट। जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना कैथोड रे के, वो डिपेंड नहीं करते कैथोड के मटेरियल पर, भाई कैथोड किससे बना है उससे, उस पर डिपेंड नहीं करते, और ना ही आपने कौन सी उसके अंदर गैस भरी है उस पर भी डिपेंड आपके नहीं करते हैं। मतलब कैथोड रेस जो है आपकी नेगेटिव होती हैं तो नेगेटिव ही होती हैं, नेगेटिव चार्ज शो करती है तो नेगेटिव ही शो करती हैं। कोई मतलब नहीं है कि वो किस मटेरियल से बना है कैथोड, कोई मतलब नहीं है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी जो है मतलब गैस का यूज किया है। क्लियर है बच्चों। अब देखो, चार्ज मास रेशो और ई अपॉन एम रेशो इज कांस्टेंट, जे थॉमसन। अब देखो क्या हुआ जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, हालांकि हम इसको डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आपके कैथोड रे के प्रॉपर्टीज में आ रहा है तो यहां भी बताना जरूरी है। जब आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के थ्रू क्या किया गया, ई अपॉन एम रेशो को निकाला गया। तो चार्ज मास रेशो को निकाला गया या ई अपॉन एम रेशो को निकाला गया, जो कि क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। क्या थी, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। तो ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, और एम आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, तो ये आपका 1.75 इंटू 10 की पावर कूलम किलोग्राम इनवर्स आएगा आंसर। अगर आप चार्ज मास रेशो निकाल रहे तो जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये किसने निकाली थी, जे थॉमसन साहब ने निकाली थी। ये भी कब, 1897 में। ये हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये आप बिल्कुल देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। और अब देखेंगे हम, ये तो बेटा, हाँ, अब इसके बाद हमारी आखिरी लाइन रह रही है, लेटर इट प्रूव दैट कैथोड रेज आर नथिंग बट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है क्या है, कैथोड रेज ही है। तो बाद में ये प्रूव्ड कर दिया गया कि जो आपके कैथोड रेज है वो और कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन से। क्या है, मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन से। और बाकी आपकी गैस से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे थे, जब गैस को आयोनाइज कर रहा था कैथोड रेज, तो वहां से भी निकलेंगे आपके इलेक्ट्रॉन, और खुद ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है,
मूविंग इलेक्ट्रॉन से कैथोड रेस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, बहुत मुश्किल से हुई लेकिन हो गई, है ना। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपसे बोला था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बीच अपन को क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अपन को नहीं निकालना है, वो पहले निकाल चुके हैं जे थॉमसन साहब, है ना। अपन को केवल पढ़ना है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ये प्रैक्टिकल है, इसको समझना। इन्होंने क्या किया, एक एपरेटस जो कि डिटरमाइन करता है चार्ज और मास के रेशो को इलेक्ट्रॉन के, उसका यूज किया। देखो ये एपरेटस कैसे यूज किया इन्होंने वही आपका वही है, थोड़ा वो चेंज हो रहा है पिक्चर जो आपने अभी बनाई थी ना, डिस्चार्ज ट्यूब, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे जब आपकी जो कैथोड रेस निकल रही हैं, उन कैथोड रेस को, या वो आपकी एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उन इलेक्ट्रॉन को जब आप ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर, जब आप इस पे डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, जब आप इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप क्या करते हैं, वापस से सुनना, जब आपकी उस जो अभी अपन ने प्रैक्टिकल समझा उसके अकॉर्डिंग जब आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या आते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, यानी जो आपकी कैथोड रेज निकल रही है, वो निकलने के बाद और उसके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पहुंचने से पहले आप क्या करें, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो आपके निकल रहे हैं कैथोड रेस से या इनर्ट गैस से निकल रहे हैं, उनमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, यानी वो अपने वे से क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1897 में जो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उन्होंने मेजर किया किसको, रेशो को, किसके, इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशो को, किसके, इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशो को इन्होंने क्या किया, मेजर किया बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। किसका यूज करके, कैथोड रे ट्यूब का यूज करके, एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इन्होंने इस पर क्या किया, अप्लाई किया, किसको, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, है ना, परपेंडिकुलर, किसके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के वे में या पाथ में इन्होंने परपेंडिकुलर किसको, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, और कैथोड रे ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट में, और इन्होंने फिर क्या निकाला, जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का रेशो निकाला, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन, अमाउंट ऑफ डेविएशन बोले, डिफ्लेक्शन बोले, बात एक ही है। तो थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स from their path in presence of electrical and magnetic field depends upon। मतलब थॉमसन ने आर्ग्यू दिया, थॉमसन ने बताया कि जो आप कर रहे हैं भाई, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वे में आप जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने पर जो उनका जो डेविएशन हो रहा है या डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो किन बातों पे डिपेंड करता है, इन्होंने थॉमसन ने बताया। तो किन बातों पे करेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आगे देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एंड थस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका
जो पार्टिकल है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर आपका पार्टिकल क्या है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव पार्टिकल होने से क्या होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब उसमें आपस में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल पे अगर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। और क्या होगा फिर, आपके जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। अगर किसी पार्टिकल का मास जो है वो क्या है, लाइटर है यानी कम है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है, सीधी सी बात है। हल्के आदमी को आप इधर उधर कब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो ना। और भारी आदमी को इधर उधर करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। वैसे अगर पार्टिकल हल्का है मास में तो फिर उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। क्लियर है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस इन द वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो स्ट्रेंथ यानी जो प्रबलता होती है आपकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, जो प्रबलता होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो किसमें, जो आपके इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोडों की जो प्रबलता है या वोल्टेज, स्ट्रेंथ या वोल्टेज को क्या करने पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या वोल्टेज को, मतलब जो इलेक्ट्रोडों पर जो है आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, प्रबलता या वोल्टेज को जब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसके ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको देखने से पहले मैं आपको कहीं 2 मिनट कुछ बात बताना चाहता हूं। ठीक है, जो लाइन है बेटा, हर लाइन लिखाई नहीं जा सकती है ना, हर लाइन लिखाई नहीं जाती, कुछ बातें केवल बताई जाती हैं, है ना। केवल आपको बता रहा हूं मैं, आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए बातें, ठीक है ना, और किसी को नहीं बताना, पाप लगेगा नहीं तो। देखो क्या हो रहा है, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से इसका ए पॉइंट पे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, जो आपकी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमने केवल क्या किया, जब हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसका डिफ्लेक्शन कहां पे हो गया, सी पॉइंट पे हो गया। ठीक है, और जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई कर दिए इक्वल क्वांटिटी में, तो ये बिल्कुल कहां चला गया, मिड में, बिल्कुल सीधा स्ट्रेंथ लाइन में बी पर चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आप इसमें अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, बिल्कुल हटा देंगे, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वापस लौट जाएगा, ये वापस लौट जाएगा। तो समझ गए बच्चों आप कि अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ, और जब हम दोनों इक्वल क्वांटिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और हम दोनों ही जब हटा देंगे तो ये वापस लौट के भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने वे पे। क्लियर है। अब देखो आगे थोड़ा बढ़ेंगे। By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon m as। मतलब इस मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट के द्वारा जो अमाउंट है डिफ्लेक्शन का
वो ऑब्जर्व किया किसने, जे थॉमसन ने, क्या करके, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अप्लाई करके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अप्लाई किया इन्होंने, और क्या किया, जो आपका डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन का इन्होंने, इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन का इन्होंने एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया, और मेजरमेंट करने के बाद उसके बाद इन्होंने क्या किया, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E अपॉन me, यानी चार्ज अपॉन मास के रेशो को डिटरमाइन करने में वो क्या हो गए, एबल हो गए। तो देखो E अपॉन me चार्ज और मास का जो रेशो आपको आया वो कितना आया, फिर 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स, जो मैं आपको उधर बता चुका था। E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और me आपका हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर E अपॉन me की, पहले मैं बता चुका उधर कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में इसको, ठीक है। वेयर me, जहां me क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, और E क्या है आपका मैग्नीट्यूड है ऑफ द चार्ज का ऑन द इलेक्ट्रॉन पर इन कूलम, किसमें, कूलम में। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन बहुत लंबा है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पहले डिस्कवरी पढ़ ली अपन ने, फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशो पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। अब देखो आर ए मिलिकन साहब थे, कौन थे, आर ए मिलिकन साहब थे ये, साहब ही बोलना पड़ेगा इनको। तो आर ए मिलिकन एक साहब थे, ठीक है। डिवाइस द मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, तेल बिंदु प्रयोग, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वो जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था उसको पढ़ेंगे हम आगे, है ना। टू डिटरमाइन टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए। अभी एक्सपेरिमेंट क्या था वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको एक्सपेरिमेंट क्या है, अपनी सेकंड या थर्ड क्लास में एक्सपेरिमेंट आएगा। He found the charge on electron to be -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज फाउंड किया, -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब माइनस इस चीज को शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज -1.602 into 176 into 10 की पावर -19 कूलम। तो जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वो ये है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन me, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me, was determined by कॉम्बिंग these results, वो डिटरमाइन किया गया इन रिजल्ट्स को कॉम्बाइन करके, और उनसे रिजल्ट्स को कॉम्बाइन करके अभी अपन ने E अपॉन me निकाला है कि नहीं निकाला है ना। तो E अपॉन me हमने निकाला है, ये E अपॉन me हमने अभी अभी निकाला है, अरे हमने नहीं निकाला था, मतलब निकाला तो जे थॉमसन साहब नहीं था, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये E अपॉन me का हमने अभी अभी पढ़ा है, तो जब E में E अपॉन me का हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो इन्होंने क्या बोला, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन me वाज डिटरमाइंड बाय combining these results with Thomson's value of E upon me, मतलब ये जो आपका चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन पर, अगर आप इसको जो आपका अभी अभी जो वैल्यू आई थी चार्ज और मास के रेशो की, उससे अगर कंबाइन करके अगर आप इसको यूज करें तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो यही किया है। अब यहाँ पे 1.60217 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका क्या है, कूलम, और ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पर, और ये 1
75820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स, ई अपॉन एम की अभी अभी वैल्यू आई थी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका मास आएगा वो इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, जिसको आप 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम ले सकते हैं, है ना, अराउंड।